नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 17वां लेक्चर ओपन करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस जो था, इसके अपने प्रकार देखे थे। तो प्राकृतिक एनिसेशन और कृत्रिम दो भागों में इसको बांटा है। प्राकृतिक एनिसेशन को फिर दो भागों में बांटा था, पूर्ण प्राकृतिक और आंशिक अथवा चक्रीय एनिसेशन। और पूर्ण प्राकृतिक एनिसेशन को दो भागों में बांटा था, द्विगुणित एनिसेशन और अगुणित एनिसेशन। द्विगुणित जिसको थैलेटोकी भी कहा जाता है, उसको दो भागों में बांटा था, अर्धसूत्री विभाजन युक्त और अर्धसूत्री विभाजन रहित। अपने देख रहे थे। तो अर्धसूत्री विभाजन रहित जो है, इस प्रकार के एनिसेशन में आपको बताया था प्रथम जो परिपक्व विभाजन यानी प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि परिपक्व विभाजन जो कहा जाता है या न्यूनकारी विभाजन जो कहा जाता है वो एक्चुअली अर्धसूत्री फर्स्ट को कहा जाता है, अर्धसूत्री सेकंड को नहीं कहा जाता। तो अर्धसूत्री विभाजन रहित जो अवस्था होती है एनिसेशन की, वे जंतु जिनके अंदर oogenesis के दौरान क्या हो कि अर्धसूत्री फर्स्ट एब्सेंट रह जाए, तो अर्धसूत्री फर्स्ट एब्सेंट रहे और अर्धसूत्री सेकंड अगर सीधा हो जाए, तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte थी वो सीधे ही टू-वन अवस्था के अंदर चली जाती है, जिसको अपने वो कहते हैं। क्योंकि सेकंड जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो क्या है, अर्धसूत्री जो सेकंड है वो किसकी तरह होता है, समसूत्री की तरह होता है। तो इस प्रकार से अपने जो है ये जो अर्धसूत्री सेकंड है ये सीधा हो जाता है, जिससे हुआ बनता है, जो हुआ क्या होता है, टू-एन होता है। और टू-एन जो होता है वो आगे जाकर के नई मादा का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल बताया था गाल फ्लाई के अंदर। तो गाल फ्लाई के अंदर जो है अंडा द्विगुणित रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट क्या होता है, एब्सेंट रह जाता है। तो अपने यदि हम बात करें इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन इसमें देखिएगा क्या हुआ, इस एनिसेशन में मादा में oogenesis के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन एब्सेंट होता है, अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। वह प्राइमरी oocyte सीधे ही अर्धसूत्री सेकंड की सहायता से अन्य में चले जाते हैं। अर्धसूत्री सेकंड की सहायता से ओवा का निर्माण करती है, अर्धसूत्री सेकंड समसूत्री की तरह होता है, अतः 2n ओवा का निर्माण होता है। देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन रहित जो एनिसेशन है, ये जो है एग्जांपल यदि बात करें बॉल फ्लाई के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, सीधा ही 2n oonia, 2n प्राइमरी oocyte, इसमें क्या होगा, सीधा ही अर्धसूत्री सेकंड होगा, जिससे क्या बनेगी, दो कोशिका बनेगी, एक तो बड़ी 2n ओवा और एक छोटी बड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन क्या है, रहित का मतलब क्या है, आपने सोचा कि यहाँ अर्धसूत्री सेकंड हो रहा है, यहाँ अर्धसूत्री सेकंड तो हो रहा है, परंतु अर्धसूत्री सेकंड जो समसूत्री की तरह होती है, इसलिए इसको परिपक्व विभाजन नहीं माना जाता, या अर्धसूत्री नहीं माना जाता। अर्धसूत्री विभाजन रहित का मतलब यहाँ पे अर्धसूत्री फर्स्ट क्या है, एब्सेंट होता है।
तो ये अपना जो पहला टॉपिक है, कौन सा, जो अपने पढ़ रहे हैं अगुणित अनिषेचन, द्विगुणित अनिषेचन, वो समाप्त हो गया। द्विगुणित अनिषेचन जो है वो किस प्रकार से होता है। द्विगुणित अनिषेचन को थैली टॉपिक कहा जाता है। और द्विगुणित अनिषेचन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो उससे मादाएं उत्पन्न होती है वो सारी 2n होती है। 2n उत्पन्न मादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडा है वो 2n प्राप्त हो रहा है। उसको हमने रीजन देख लिया किन कारणों से वो 2n अंडा अपने को प्राप्त होता है या जंतुओं के अंदर बनता है। और सारी जो 2n एग होता है उससे केवल और केवल क्या बनती है, मादाएं बनती है। अब दूसरी जो घटना होती है उसको कहा जाता है अगुणित अनिषेचन। अगुणित अनिषेचन के अंदर क्या होता है कि अनिषेचन द्वारा अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। अगर ये अगुणित अंडाणु जो है बिना निषेचन के परिवर्तित हो जाते हैं, इस अगुणित अनिषेचन में केवल नर प्राणी निर्मित होते हैं। और ये अनिषेचन प्राणी जगत के 7 समूह में पाया जाता है, जैसे एरिकनेट्स हैं, रोटिफर्स हैं, इंसेक्टा और हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा, एलियोइडिया और कोक्सीडिया। इनके अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं। यानी कि जो कहने का मतलब ये हुआ है अनिषेचन के अंदर कि जो अनिषेचन जो है अनिषेचन द्वारा अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है और ये अगुणित जो अंडाणु बिना निषेचन के क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि अपने मधुमक्खी की यदि बात करें तो मधुमक्खी के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। मधुमक्खी के अंदर क्या होता है कि जो अपने 2 प्रकार के अंडे बनते हैं, एक द्विगुणित अंडा होता है, एक अगुणित अंडा होता है। अगुणित जो अंडा होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो नर है वो उत्पन्न होता है और द्विगुणित अंडे से क्या उत्पन्न होती है, मादा उत्पन्न होती है। तो जो मधुमक्खियों के अंदर जितने भी अगुणित अंडे बनते हैं उन सबसे नर प्राप्त होता है और जो द्विगुणित अंडे उनसे क्या बनती हैं, मादाएं बनती हैं। और इसको एहेरिनोटोकी भी कहा जाता है। अगुणित अनिषेचन को क्या कहा जाता है साथ में, एहेरिनोटोकी। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी याद रखना। द्विगुणित अनिषेचन को क्या कहा जाता है, थैलीटोकी कहा जाता है, जबकि अगुणित अनिषेचन को क्या कहा जाता है, एहेरिनोटोकी कहा जाता है। और जो इसमें अपने एग्जाम्पल जो है मक्खी है, मधुमक्खी है, चींटियां हैं और तते जितने भी हैं, तते मतलब इसमें अपने टांटियां वगैरह बोलते हैं, ये इसमें आते हैं। इसके अंदर क्या है, अनिषेचन द्वारा बना अगुणित अंडा बिना शुक्राणु के संयोजन से परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार परिवर्तित भ्रूण जो है वैसे भी अगुणित अवस्था वाले होते हैं। और इस मादा हमेशा द्विगुणित होती है, बात मैंने आपको बताई थी। और नर क्या होते हैं, हमेशा अगुणित होते हैं। अब क्या होगा कि नर क्या है, अगुणित निषेचन से बनते हैं। अब जो नर है वो अगुणित है, उसकी प्रत्येक कोशिका हैप्लॉइड है। अब उससे जो शुक्राणु उत्पन्न होंगे सारे सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और मादा जो है 2n है, और मादा 2n है तो वो क्या करती है कि अंडे देगी। अंडे देगी तो अंडे सारे अगुणित उत्पन्न होंगे, मादा से जो अंडे उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों है तो मादा 2n, परंतु मादा अंडे जनन की क्रिया करेगी तो उसके द्वारा अंडे कितने कौन से प्राप्त होंगे, n यानी हैप्लॉइड एग प्राप्त होंगे। अब कंडीशन ये लागू होती है कि यदि कोई शुक्राणु अंडों को निषेचित कर देता है तो मादा उत्पन्न होगी, और यदि अंडे निषेचित नहीं हो पाते शुक्राणु के द्वारा तो वो अंडे जो है किसमें चेंज हो जाते हैं, नर के अंदर चेंज होते हैं, नर के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, अनिषेक जन्म। कौन सा, अनिषेक जन्म कहलाता है। दूसरा जो अपने घटना आपको बोलने जा रहे हैं, इसे हेरिनोटोकी कहते हैं। भी कहा जाता है पूजन भी कहते हैं। पूजन इसका नाम है, इसको कहा जाता है। अब पूजन या हेरिनोटोकी भी कहा जाता है। इस प्रकार के अंजन द्वारा बना अगुणित अंडा बिना शुक्राणु के संयोजन से परिवर्तित होता है। इस प्रकार के जनन में बना
फिर भी परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। और परिवर्तित भ्रूण में जो वयस्क होता है वो भी अनियमित अवस्था वाला ही होता है। अवस्था वाला होता है, यानी उसकी प्रत्येक कोशिका जो है हैप्लॉइड रह जाएगी, क्योंकि कहीं पर भी उसका निषेचन नहीं हुआ। निषेचन नहीं हुआ इसका मतलब प्रत्येक कोशिका क्या रह जाती है? उसकी हैप्लॉइड ही रह जाती है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बता ही दिया आपको, क्या है कि शहद मक्खी है, चींटियां हैं, ये इसका क्या एग्जांपल है? मक्खी है, चींटियां हैं, इसका क्या एग्जांपल है। तो अब देखिएगा इसमें मादा हमेशा डिप्लॉइड होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। मादा डिप्लॉइड होती है क्योंकि मादा शुक्राणुओं के निषेचन के द्वारा बनती है, यानी जिन अंडों का निषेचन हो जाता है वो अंडे जो है इसमें चेंज हो जाते हैं मादा के अंदर, और जिन अंडों का निषेचन नहीं हो पाता है वो उसमें चेंज होते हैं नर के अंदर चेंज हो जाते हैं। इन जंतुओं में मादा हमेशा वुमेन होती है, जबकि नर हमेशा हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है अर्थात मादा हमेशा निषेचित अंडे से बनती है, अंडे से परिवर्तित होती है, मुर्गी होती है, जबकि नर हमेशा हैप्लॉइड एग से परिवर्तित होता है, ये इसकी क्या रहती है? विशेषताएं रहती है। अब देखिएगा नर जो प्राणी अपार्थमेंट कहलाता है, अर्थात एगुस शुक्राणु से इसका निर्माण होता है, और यानी जो नर है उसके अंदर जो शुक्राणु बने सारी सारी क्या बनते हैं? एगमिति बनते हैं। अब देखिएगा अपने इसको थोड़ा सा एक डायग्राम उसकी सहायता से अगर समझें तो
इस टू एन मात्रा के द्वारा दो तरह के दिए जाते हैं, हैप्लॉइड और दिए जाएंगे, हमें पता है ये बात, एवं करके दिए जाएंगे। अब यदि जो अंडे दिए गए हैं उन अंडों को नर निषेचित कर देता है तो डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होगा। इसका निर्माण होता है डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है तो क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है तो इसमें क्या होगा कि जो डिप्लॉइड जाइगोट है आपको माइटोसिस करके किसमें चेंज हो जाता है, डिप्लॉइड फीमेल के अंदर चेंज हो जाता है, और फीमेल कौन सी जो वर्कर फीमेल है उसके अंदर चेंज हो जाता है। तो जो अब एक मधुमक्खी है, ततैया है, इनके जो छत्ते के अंदर जितनी भी वर्कर भी होती हैं, जो या वर्कर्स होते हैं वो सारे डिप्लॉइड होते हैं, परंतु वो अजननक्षम होते हैं, क्योंकि जननक्षम के अंदर केवल मादा जो होती है रानी मधुमक्खी वही केवल होती है, जिसका अपने एक रीजन में पड़ा था कि जो रानी मधुमक्खी है वो एक रानी पदार्थ मोक्सिक्यूलेटिन एक फिनोमेना है वो छोड़ती है, जिससे क्या है जो मधुमक्खियां हैं, श्रमिक मधुमक्खियां हैं, जो वर्कर बीज है वो सारी क्या है एजननक्षम रहती है। तो एक प्रोसीजर तो इसके अंदर ये होगा। दूसरा क्या है कि मादा के द्वारा हैप्लॉइड होते हैं जिसका नो फर्टिलाइजेशन पार्ट एनालिसिस की क्रिया होती है तो निषेचन नहीं हो पाता है, ये बात कह रही हूं, निषेचन नहीं होगा तो अंडा हैप्लॉइड रह जाएगा, और वो हैप्लॉइड क्या होता है जाइगोट कहलाता है, वो हैप्लॉइड जाइगोट जो है वो हैप्लॉइड मेल के अंदर चेंज हो जाता है, तो जो मेल जितने बनते हैं वो सारे हैप्लॉइड हो गए। अब आपको पता है कि मेल जो हैप्लॉइड है तो उनकी प्रत्येक कोशिका हैप्लॉइड रहती है, और वो जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया करेंगे तो उनके अंदर जो है जितने शुक्राणु बनते हैं वो सारे क्या बनेंगे हैप्लॉइड शुक्राणु बनते हैं, वो हैप्लॉइड शुक्राणु बाद में भाग देते हैं निषेचन में भाग देते हैं, तो जब हैप्लॉइड हो उनको वो फर्टिलाइज करेंगे तो इससे डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, डिप्लॉइड जाइगोट के माइटोसिस होता है, इससे डिप्लॉइड फीमेल का निर्माण वर्कर फीमेल का निर्माण क्या हो जाता है। इस प्रकार से ये जो प्रोसीजर है ये क्या होता है एनसेक्शनन होता है। और अब आपको बता दूं कि जो ये अपने नर जो पार्टनरेट होता है, जो नर वो एनिसेक्शन के द्वारा, इसके द्वारा एग्रिक शुक्राणु का निर्माण होगा जो दो विधियों से होता है। शुक्राणु पर दो तरीके से होता है, यदि शुक्राणु में प्रथम परिपक्व विभाजन अनुपस्थित हो, बात वही आ गई, अपने अभी बात करेंगे डायग्राम से इसको समझाएंगे कि अब जो नर है वो शुक्राणु एग्रिक कैसे उत्पन्न कर सकता है। और रीजन एक ही रहता है, क्योंकि मेन जो रीजन है वो ये रहता है कि नर के अंदर क्या हो कि हमने कहा कि नर जो है वो एग्रिक है, अब नर के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना होती है तो उसके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट अगर एब्सेंट रह जाएगा तो जो जितने भी शुक्राणु है वो अर्धसूत्री सेकंड में चले जाएंगे, और अर्धसूत्री सेकंड में अगर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जितने भी शुक्राणु है वो सारे हैप्लॉइड ही रहते हैं, यानी उसके अंदर जाति की संख्या जो है हैप्लॉइड बनी रह जाती है, जाति के अनुसार शुक्राणु में हैप्लॉइड संख्या बनी रह जाती है। तो पहला तो ये हो कि शुक्राणु जन्म में प्रथम परिपक्व विभाजन अनुपस्थित हो, सीधे द्वितीय परिपक्व विभाजन हो जाए तो स्पर्मेटोगोनी से कितने शुक्राणु बनेंगे, दो बनेंगे, क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन के अंदर पूरा जब कंप्लीट होता है अर्धसूत्री सेकंड और फर्स्ट और सेकंड तो 4 कोशिकाएं बनती हैं, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि अर्धसूत्री फर्स्ट गायब है या नहीं होता है तो अर्धसूत्री सेकंड अगर होगा तो एक स्पर्मेटोगोनी से कितने शुक्राणु बनते हैं, दो ही बनते हैं। दूसरा जो है कि मधुमक्खी में जो एग्रिक पार्टनरेट जो होता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से एक शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पर दो असमान आकार की कोशिकाएं होती हैं, बड़े आकार की कोशिका शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है, जबकि छोटी अवशोषी कोशिका से शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से केवल किसका निर्माण होता है, एक ही शुक्राणु का निर्माण होता है। कई बार ये भी है, ये दो रीजन जो है वो जो है ये डिक्लेयर करते हैं कि जो शुक्राणु है वो क्या रह जाता है, अगुणित रह जाता है। तो इसको अपने थोड़ा सा देखें स्ट्रक्चरली किस कार्ड से जो है एगुणित शुक्राणु में होते हैं। जैसे अपने 2n स्पर्मेटोगोनिया 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है आपको ध्यान रखिए, इसमें चेंज होती है इसमें चेंज होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो
फर्स्ट किया यहाँ कौन सा होता है सेकंड, जिससे क्या होगा एंड स्पर्मेटिड बन गई, क्या बनती है स्पर्मेटिड। अब उदाहरण की क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब क्या होता है कि ये स्पर्मेटिड आपको पता है कि स्पर्म में चेंज होते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए एंड स्पर्म। अब देखिएगा इसमें कि हम कह रहे हैं कि जो पार्थोनेट होता है, मेल पार्थोनेट से सारे शुक्राणु क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। क्यों बनते हैं, उसका मेन रीजन क्या होता है कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम प्रोसीजर पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ग्रोथ कर जाते हैं उस स्टेज में, फिर उसमें फर्स्ट होता है जिससे दो कोशिका बनती है जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के फिर सेकंड होता है जिससे क्या बनती है अपने स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स में किसमें चेंज होती है, स्पर्म में चेंज हो जाती है। ये बात हमने कर चुके हैं। अब देखिएगा कि हम कहते हैं कि मेल पार्थोनेट जो होता है वो एग करने से बना है, और एग करने से बना है तो उसके बाद हैप्लॉइड स्पर्म भी बनते हैं। परंतु स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो उसमें संख्या कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता उसका रीजन देखिएगा, ये रीजन होता है कि उसके अंदर ये नहीं अवस्था आती है, ये अवस्था नहीं आती है, बल्कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इसमें घुस जाती है, अर्धसूत्री सेकंड में घुसती है, और अर्धसूत्री सेकंड में घुसेगी तो अब क्या होगा, ये एन है। अगर हम बात करें मध्यवर्ती का जो नर्व होता है उसकी बात करें तो ये भी एन है, ये भी एन है, और अर्धसूत्री सेकंड में किसकी तरह हो रहा है, समसूत्री की तरह हो रहा है, और समसूत्री की तरह कैसे होगा, तो जिससे स्पर्मेटिड जो बनेंगे वो क्या रह जाएंगे, एन रह जाएंगे। उनके अंदर नंबर ऑफ स्पर्म की संख्या मात्र कुछ का समान रह जाती है, जिससे जो स्पर्म बनते हैं वो सारे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड ही बनते हैं। तो ये घटना कहलाती है एनिसेक्शन कहलाती है। अब देखिएगा अगला जो दूसरा प्रकार था, हमने पहला प्रकार कंप्लीट हो गया अपना पूर्ण प्राकृतिक एनिसेक्शन। दूसरा जो प्रकार अपना चक्रीय प्राकृतिक एनिसेक्शन या आंशिक एनिसेक्शन। अब देखिएगा पूर्ण प्राकृतिक एनिसेक्शन में हमने पढ़ा था कि कोई भी जंतु जो है वो उसकी जितनी भी जीवन की अवस्थाएं हैं या लाइफ साइकिल के अंदर हमेशा एनिसेक्शन नहीं होता है, परंतु जो चक्रीय अवस्था जो होती है या आंशिक या चक्रीय जो एनिसेक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है कि जंतु की कुछ पीढ़ियों के अंदर या कुछ अवस्थाओं के अंदर तो क्या कह सकते हैं कि लैंगिक होता है, और कुछ अवस्थाओं के अंदर क्या होता है, कुछ पीढ़ियों के अंदर क्या यूँ कह सकते हैं कि एक पीढ़ी के दौरान कुछ देर के लिए तो निषेचन होता है और कुछ समय के लिए एनिसेक्शन के दौरान नई पीढ़ी का निर्माण करती है। यानी कहने का मतलब इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन भी हो सकता है, निषेचन की घटना भी होती है, और एनिसेक्शन दोनों की घटनाएं एक चक्र के रूप में पाई जाती है। इसलिए इसको चक्रीय एनिसेक्शन या आंशिक एनिसेक्शन कहा जाता है। या यूँ कह सकते हैं आंशिक तो इसलिए कहा गया क्योंकि इनके अंदर मैन तो कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है, और एनिसेक्शन जो है कुछ समय के लिए या समात्र के लिए होता है, इसलिए इसको आंशिक कहा गया। और चक्रीय क्यों कहा गया, क्योंकि निषेचन या की घटना तो हो रही है, बीच बीच में क्या है एनिसेक्शन भी हो रहा है, तो चक्रीय घटना के रूप में हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है चक्रीय एनिसेक्शन भी कहा जाता है। और ये जो है ये एग्जाम्पल जो है एप्टिड है, रोटिफर्स है, इनके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा गोल विजेस में जो लार्वा जो है एनिसेक्शन द्वारा क्या करता है, प्रेजेंट करता है। हालांकि इसका जो गोल विजेस की जो अडल्ट स्टेज है वो लैंगिक करती है, जबकि अडल्ट स्टेज के द्वारा जो है क्या बनता है उसका लार्वा बनेगा, वो लार्वा एनिसेक्शन करके किसमें चेंज होता है, फिर वो अडल्ट के अंदर चेंज होता है। तो इस प्रकार से गोल विजेस की बात करें तो इसके अंदर दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती है, लैंगिक जनन वाली अवस्था भी पाई जाती है और एनिसेक्शन जनन वाली अवस्था भी पाई जाती है। उसके अलावा एक्टिव और रेटिकुलर भी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स तो अपना ये प्राकृतिक एनिसेक्शन है वो इसके प्रकार समाप्त होते हैं। हम कल अपने जो डिस्कस करेंगे वो है कृत्रिम एनिसेक्शन, वो किस प्रकार से होता है जिसको अपने कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।